नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की उत्तराखंड के बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों की समीक्षा। 1200 करोड़ के राहत पैकेज का किया ऐलान। प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर जताई संवेदना। राहत कर्मियों से मुलाकात कर उनके प्रयासों को सराहा। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर द्विपक्षीय मुद्दों पर की बात। कहा, भारत और मॉरिशस दो अलग राष्ट्र मगर सपने और नियति एक। मॉरिशस को बताया भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन महासागर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ रुपए के इनामी सहित 10 माओवादियों को किया ढेर। बीजापुर में 13 लाख रुपए के 6 इनामी नक्सलियों के साथ 26 नक्सली गिरफ्तार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आगामी 31 मार्च से पहले लाल आतंक का समूल नाश निश्चित। नेपाल में अनिश्चितता के बीच अंतरिम सरकार के गठन की कवायद। सुशीला कार्की समेत कई नामों पर चर्चा। राष्ट्रपति की जनता से संयम बनाए रखने की अपील। भारत सरकार की नेपाल के हालात पर बनी हुई है नजर। भारतीय महिला मुक्केबाजों का दमदार प्रदर्शन जारी। नुपुर के बाद पूजा रानी और जैस्मीन लैम्बोरिया ने देश के लिए 2 और पदक किए पक्के। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची तीनों मुक्केबाज। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। वाराणसी गुरुवार को विदेश नीति की बड़ी बैठक का गवाह बनी। भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों की बैठक काशी में हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री का अपने संसदीय क्षेत्र में स्वागत किया और दोनों नेताओं ने शिष्टमंडल स्तर की बैठक में भाग लिया। भारत और मॉरिशस के बीच कई प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस केवल साझेदार नहीं बल्कि परिवार हैं। दोनों देशों के सपने और नियति एक है। साझेदार नहीं बल्कि परिवार की भावना के साथ काशी आए मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली रही। दोनों नेताओं के बीच पहले द्विपक्षीय और उसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी, जिस पर समझौता पत्रों के आदान प्रदान के जरिए अंतिम मोहर लगाई गई। इनमें प्रमुख रूप से विज्ञान प्रौद्योगिकी, कार्मिक प्रशिक्षण, विद्युत, हाइड्रोग्राफी, अंतरिक्ष अनुसंधान और अनुप्रयोगों के लिए उपग्रहों और प्रक्षेपण यानों के लिए ट्रैकिंग और टेलीमेट्री स्टेशन स्थापित करने, शिक्षा और शोध के लिए IIT मद्रास और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के बीच 2 अलग समझौते हुए। पीएम मोदी ने चागोस समझौते पर मॉरिशस को बधाई दी और कहा कि ये उसकी संप्रभुता की ऐतिहासिक जीत है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने मॉरिशस की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष आर्थिक पैकेज तैयार किया है, जिससे बुनियादी ढांचे को मजबूती, रोजगार सृजन और स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊर्जा मिलेगी। आज हमने मॉरिशस की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज पर निर्णय लिया है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करेगा। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र अब मॉरिशस में स्थापित हो चुका है। आज हमने निर्णय लिया है कि मॉरिशस में आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 500 बेड का सर शिव सागर रामगुलाम नेशनल हॉस्पिटल और वेटरनरी स्कूल एंड एनिमल हॉस्पिटल के निर्माण में भारत सहयोग देगा। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष मॉरिशस में UPI और रुपे कार्ड की शुरुआत हुई थी। अब दोनों देश स्थानीय मुद्रा में व्यापार की दिशा में आगे बढ़ेंगे। पिछले साल मॉरिशस में UPI और रुपे कार्ड की शुरुआत हुई। अब हम लोकल करेंसी में व्यापार को सक्षम करने की दिशा में काम करेंगे। ऊर्जा सुरक्षा,
हमारी भागीदारी का एक अहम स्तंभ है। भारत मॉरिशस के एनर्जी ट्रांजिशन में सहयोग दे रहा है। मॉरिशस को 100 इलेक्ट्रिक बसें दी जा रही हैं, जिसमें से 10 पहुंच चुकी हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में संपन्न हुए कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप समझौते से इसे और बल मिलेगा। हमने तमारिंड फॉल्स में 17.5 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के निर्माण में सहयोग देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने हिंद महासागर क्षेत्र को दोनों देशों की साझा प्राथमिकता बताते हुए कहा, भारत मॉरिशस के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा और उसकी समुद्री क्षमता को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर रामगुलाम ने भारत के निरंतर सहयोग के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि भारत ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, अक्षय ऊर्जा, अवसंरचना और समुद्री सुरक्षा सहित अनेक क्षेत्रों में उदार सहयोग किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलम की भारत यात्रा की जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत मॉरिशस को एक विशेष आर्थिक पैकेज देगा। इसमें पोर्ट लुइस बंदरगाह का विकास, चागोस समुद्री संरक्षित क्षेत्र की निगरानी के लिए विकास और सहायता सहित कई प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं। One of the major outcomes of the visit is our decision to offer a special economic package to Mauritius. This is a package that covers multiple elements. It includes the development of the port of Port Louis, development and assistance for surveillance of the Chagos Marine Protected Area, blended financial assistance in the form of grants and lines of credit. The package will also contribute to safeguarding the waters around Mauritius and in the broader region. And Government of India will also extend budgetary assistance in the current financial year amounting to $25 million. गुरुवार सुबह वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के बाद दोपहर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश से बिगड़े हालात का जायजा लिया। उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में हुए नुकसान को बारीकी से जाना तो प्रभावितों के साथ भी उनका दुख बांटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपदा के समय राज्य के लोगों की मदद करने वाली राहत एजेंसियों के कर्मियों से भी उनका अनुभव जाना तो राज्य को 1200 करोड़ रुपए के राहत पैकेज देने की घोषणा भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा भी की है। तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित पहाड़ी राज्य उत्तराखंड भीषण आपदा की चपेट में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के दौरे पर प्रभावित लोगों से मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया। प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के बाढ़ और बारिश प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा भी की है। इसके अलावा बाढ़ और भूस्खलन के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत व्यापक सहायता की घोषणा की गई है। उत्तराखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र और राज्य के राहत और बचाव कर्मियों से मुलाकात की और उनसे राज्य में आई आपदा के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के कर्मी, आपदा मित्र स्वयंसेवक मौजूद रहे और उन्होंने राज्य की स्थिति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने उनके कार्यों और प्रयासों को जमकर सराहा। पीएम मोदी ने आपदा प्रभावित राज्य उत्तराखंड में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने पूरे हालात की जानकारी ली और राहत और बचाव के लिए उठाए गए कदमों के बारे में गहन पूछताछ की। बैठक के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। सुधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को मिजोरम में एक महत्वाकांक्षी रेल परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इस परियोजना से मिजोरम एक महत्वपूर्ण रेल कनेक्टिविटी से जुड़ने जा रहा है। मिजोरम के राज्यपाल जनरल डॉक्टर बीके सिंह ने कहा कि रेल कनेक्टिविटी से जुड़ने के बाद राज्य के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इसी मुद्दे पर मिजोरम के राज्यपाल जनरल डॉक्टर बीके सिंह से डीडी न्यूज के संवाददाता राजेश राज ने की खास बातचीत। अभी हम मौजूद हैं देश के एक ऐसे राज्य में जिसे पहली बार रेल कनेक्टिविटी का तोहफा मिलने जा रहा है। जनरल बीके सिंह जो राज्यपाल हैं मिजोरम के, आजादी के 75 साल के बाद भी रेल कनेक्टिविटी का तोहफा इस राज्य को नहीं था और अब मिलने जा रहा है। क्या प्रतिक्रिया है? मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। पूर्वोत्तर का विकास हमेशा जो भी सरकार आई उसके बारे में उन्होंने जरूर बोला। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हम लुक ईस्ट की पॉलिसी अपनाएंगे जी। लेकिन जो विकास होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। 2014 में जब सरकार आई है तो मोदी जी ने उस लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट के नाम से बोला। एक्ट ईस्ट के नाम से। और एक्ट ईस्ट के नाम से उन्होंने कहा कि हम अष्टलक्ष्मी को, पूर्वोत्तर में जो 8 प्रदेश हैं इनको अष्टलक्ष्मी उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि इनको डेवलप करना बहुत जरूरी है, विकास करना जरूरी है। तो जो विकास 2014 से आज तक हुआ है वो इससे पहले नहीं हुआ। और बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं क्योंकि इन इलाकों के नौकरी किया है मैंने जी। तो मुझे इन इलाकों के बारे में पता है। रेल का काम जो पूरा होना है उसका सिर्फ प्रथम भाग है, 51 किलोमीटर के करीब का जो है बहराबी से सरांग, और अभी ये सरांग से जोरनपुई तक जाएगा, बॉर्डर तक, ताकि जो कलादान प्रोजेक्ट हमारा बन रहा है जिसमें सितवे को हम कनेक्ट कर रहे हैं पोर्ट को म्यांमार के अंदर, वहां से जो सामान आए वो रेल के द्वारा और देश के दूसरे हिस्सों में जा सके। तो बड़ी योजना है, 223 किलोमीटर का और अभी बनना है। 87 के करीब ब्रिज बने हैं बड़े अलग अलग। 10-11 वर्षों के अंदर जो प्रतिभा, जो विकास, जो अलग अलग लक्ष्य जो रेलवे ने रखे थे उनको उन्होंने पूरा किया। जो आपको 8-10 घंटे लगते थे सिलचर जाने में, अब वो आप 3-4 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। 3 ट्रेन चल रही हैं, एक दिल्ली तक जाएगी, एक कलकत्ता के लिए, एक गुवाहाटी के लिए। तो अच्छा वो है और आने वाले दिनों में और बढ़ेगा ये। जो यहाँ के लोगों की का जो कटाव था, एक भाई हम बहुत दूर हैं देश के अन्य हिस्सों से, तो वो नजदीकी हो जाए। अब तक टूरिस्ट के लिए समस्या थी, रोड वाला रास्ता बहुत लंबा था, तो जो फ्लाइट से आ सकता वो जो फ्लाइट से आ सकता वो आ जाता था, तो उतनी मात्रा में नहीं आ पाते थे लोग बाग। अब ट्रेन से आने के अंदर आसानी होगी, प्रदेश को भी फायदा होगा और ये बहुत बढ़िया जगह है। डीडी न्यूज से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप थे जनरल साहब डॉक्टर बीके सिंह, जिनका साफ तौर पर यह मानना है कि रेल कनेक्टिविटी से मिजोरम को एक ऊंचाई मिलेगी और वैसे लोग जो यहाँ आने से कतराते थे उनके लिए मिजोरम एक बेहतरी का द्वार खोलेगा और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। कैमरामैन मोंटी के साथ मिजोरम की राजधानी आइजॉल से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान में एक और बड़ी सफलता मिली है। बीजापुर जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर बड़ा एक्शन लेते हुए संयुक्त कार्रवाई में कुल 26 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 6 इनामी नक्सली हैं जिन पर कुल 13 लाख रुपए का इनाम घोषित था। गिरफ्तारी थाना गंगालूर, भैरमगढ़, उसूर, आवापल्ली और तर्रेम क्षेत्र से हुई है। गिरफ्तार नक्सलियों में संगठन के सक्रिय सदस्य, मिलिशिया कमांडर, DAKMS सदस्य और जनताना सरकार के पदाधिकारी शामिल हैं। इस संयुक्त कार्रवाई में DRG बीजापुर, थाना गंगालूर, भैरमगढ़, उसूर, आवापल्ली, तर्रेम और कोबरा 205, केरीपू 196, 62 बटालियन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में भी सुरक्षा कर्मियों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक वरिष्ठ कमांडर मनोज उर्फ मोडेम बालकृष्ण समेत कुल 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है।
58 वर्षीय मोडेम पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। मनोज उर्फ मोडेम बालकृष्ण तेलंगाना के वारंगल जिले का रहने वाला था। सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने इलाके में शीर्ष कमांडर नेता बालकृष्ण के होने की सूचना उन्हें मिली थी। पुष्टि के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया। गरियाबंद में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के एक समूह को घेर लिया, जिसके बाद जमकर मुठभेड़ हुई। जानकारी के अनुसार इस ऑपरेशन में राज्य पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन की टीमें भी शामिल थीं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया। मैनपुर के जंगलों में हुई इस कार्रवाई के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बड़ी उपलब्धि की जानकारी देशवासियों के साथ साझा करते हुए लिखा कि नक्सलियों के विरुद्ध हमारे सुरक्षा बलों ने आज एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस और डीआरजी ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर 1 करोड़ के इनामी सीसीएम मोडेम बालकृष्ण उर्फ मनोज सहित 10 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया। समय रहते बचे कुचे नक्सली भी आत्मसमर्पण कर दें। आगामी 31 मार्च से पहले लाल आतंक का समूल नाश निश्चित है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हिंसा की बड़ी वारदात सामने आई है। बारसूर इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर समेत 2 जवान आईईडी विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल जवानों को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में भर्ती किया गया। जवान सीआरपीएफ 195वीं वाहिनी मुख्यालय से सातधार और मालेवाही के मध्य माओवादी विरोधी अभियान के अंतर्गत एरिया डोमिनेशन और डिमाइनिंग के लिए रवाना हुए थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कर्नाटक के विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 11वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अधिवेशन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत के संविधान की प्रशंसा करते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आपस में विचार विमर्श को जरूरी बताया और उम्मीद जताई कि ये 3 दिन तक चलने वाले इस अधिवेशन का परिणाम सार्थक और जनता का लोकतंत्र के प्रति विश्वास को बढ़ाने के में महत्वपूर्ण साबित होगा। जब भारत का संविधान बना था आजादी के बाद, उस समय संविधान सभा के अंदर भी सहमति असहमति, विचारों की भिन्नता, विभिन्न दृष्टिकोण होने के बाद भी हमने व्यापक चर्चा और संवाद के साथ संविधान बनाया। और इसीलिए संविधान बनाते समय हमारी जो विरासत थी लोकतांत्रिक कार्य पद्धति की, वो हमने लगातार इस संविधान के माध्यम से इस देश को दी। और इसीलिए हम ऐसी परंपराएं जो हमारी विरासत में रही है, इन परंपराओं पर फिर कैसे हमारे विधानसभा, लोकसभा की इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली को और बेहतर और कैसे श्रेष्ठ बनाते हैं, इसके लिए सीपीए के अंदर विधानसभाओं के मंडलों के अध्यक्ष और वापस में चर्चा संवाद करते हैं। और आइए बात करते हैं जीएसटी सुधारों की। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी की 56वीं बैठक में आम आदमी और छोटे उद्योगों को बड़ी राहत देने का फैसला किया गया है। बैठक में खनन क्षेत्र से जुड़े कई उत्पादों पर जीएसटी दरों में महत्वपूर्ण कटौती की गई है, जिसका सीधा असर आवास और लघु उद्यमों पर पड़ेगा। अब घर बनाने में इस्तेमाल होने वाले मार्बल, ग्रेनाइट और सैंड लाइम ब्रिक्स पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे सस्ते आवासों के निर्माण की लागत कम होगी। इसके अलावा एल्यूमिनियम और तांबे से बने घरेलू बर्तनों, दूध के डिब्बों और पीतल के केरोसिन स्टोव पर भी जीएसटी घटा दी गई है। इस फैसले से न सिर्फ घरों में रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी, बल्कि बर्तन बनाने वाले छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। हस्तशिल्प की वस्तुओं पर भी टैक्स कम होने से कारीगरों को फायदा होगा और मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती मिलेगी। साथ ही खनन उद्योग के लिए माल ढुलाई पर जीएसटी घटाने से लॉजिस्टिक्स की लागत भी कम होगी। त्योहारी सीजन से पहले केंद्र सरकार ने आम आदमी को एक
बड़ा तोहफा दिया है। अगर आप नई गाड़ी, बाइक या ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। सरकार ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए जीएसटी दरों में भारी कटौती का ऐलान कर दिया है, जिसका सीधा मतलब है कि अब गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी। इस फैसले से मध्यम वर्गीय परिवारों की पसंदीदा छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक्स पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। किसानों को बड़ी राहत देते हुए ट्रैक्टर पर जीएसटी 12% से घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है, जिससे खेती में आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल बढ़ेगा। इतना ही नहीं, बसों पर भी जीएसटी कम किया गया है, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा और बेहतर भी होगा। सरकार के इस कदम से न सिर्फ गाड़ियों की बिक्री बढ़ेगी, बल्कि ऑटो सेक्टर से जुड़े 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार के माध्यम से सहारा मिलेगा। इसका फायदा टायर, बैटरी और स्टील बनाने वाले छोटे बड़े उद्योगों को भी होगा। यानी एक फैसले से पूरी अर्थव्यवस्था की गाड़ी को रफ्तार देने की कोशिश की जा रही है। जीएसटी रिफॉर्म के बाद सरकार की कोशिश है कि उद्योग जगत इसका लाभ आम उपभोक्ताओं और किसानों तक पहुंचाए। इसी सिलसिले में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने आज संबंधित उद्योग के करीब 50 उद्योगपतियों के साथ विचार विमर्श किया। बैठक में उद्योगपतियों ने जीएसटी सुधारों के फायदे को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का भी संकल्प लिया। साथ ही बैठक में चिराग पासवान ने कहा कि आजादी के बाद यह सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है, जो दिखाता है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और इसे आत्मनिर्भर और संगठित बनाने की जरूरत है। चिराग पासवान ने उद्योगपतियों से आग्रह किया कि वो सुधारों का लाभ सिर्फ अपने सर पर न रखकर उसे उपभोक्ता और किसानों तक भी पहुंचाएं। आज की और इन बैठकों का उद्देश्य ही यही है कि इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्ट करके इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जिन उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने की सोच के साथ इन रिफॉर्म्स को लिया गया है वो जनता तक पहुंचे। मैं जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि एक लंबे समय से मैं अपने मंत्रालय से जुड़े हुए सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, जहां फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े हुए हर एक स्टेक होल्डर की लंबे समय से ये मांग रही थी कि जिस तरीके से स्लैब्स हैं वो कहीं ना कहीं जो बेनिफिट देने की सोच उपभोक्ताओं के लिए रखते हैं, इंडस्ट्री वो नहीं कर पा रही है। ऐसे में टैक्स रिडक्शन की मांग लंबे समय से इंडस्ट्री की रही थी। आज मुझे खुशी है कि सरकार ने ये कितना बड़ा फैसला लिया, प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा फैसला लिया, वित्त मंत्री जी ने। तो आप देख रहे थे जीएसटी सुधार से जुड़ी हमारी खास खबरें। उम्मीद है कि निश्चित तौर पर इसका सीधा सीधा लाभ भारत के आम नागरिकों तक भी पहुंचेगा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बाढ़ और बारिश से पंजाब की हालत इस वक्त खराब है। बाढ़ के कारण पूरे राज्य में नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ है। केंद्र की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राज्य में लागू नहीं होने के कारण किसानों को मुआवजे की चिंता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अप्रैल 2016 से पूरे देश में किसानों को फसल नुकसान से सुरक्षा देने के लिए चलाई जा रही है। कृषि प्रधान राज्य होने के बाद पंजाब में यह योजना अब तक लागू नहीं हो पाई है। वर्तमान में पंजाब में बाढ़ के जोखिम वाली प्रमुख फसल धान है, जो कि जलभराव के कारण भारी रूप से प्रभावित है। वहीं दक्षिणी मालवा बेल्ट में कपास है, जो अतिरिक्त नमी के प्रति संवेदनशील श्रेणी में है। निचले और वर्षा प्रभावित इलाके में गन्ना, सब्जियां, दालें, मक्का और बाजरा भी जोखिम में है। पंजाब सरकार ने 2022 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू करने का ऐलान किया था। राज्य की भगवंत मान सरकार ने 2023 में यह फैसला वापस ले लिया। योजना लागू न होने से पंजाब के किसान फसल बीमा कवरेज से बाहर हैं। इससे छोटे और सीमांत किसान सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। केंद्र सरकार लगातार पंजाब सरकार से इस योजना को अपनाने की अपील कर रही है और 2026-29 टेंडर साइकिल से इसे लागू करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहयोग देने का आश्वासन दिया है। यदि पंजाब 2026 से 29 के निविदा चक्र से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल होने का निर्णय लेता है, तो भारत सरकार उसे पूर्ण वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर और प्रतिबद्ध है। पंजाब सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए पहले से ही एक नीतिगत निर्णय लेना होगा और इसके लिए बजटीय आवंटन करना होगा।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित होने वाले सेवा पर्व की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर आवाज सुनी जाए और समाज के हर वर्ग को विकास पहलों से लाभ मिले। पूरे देश में स्वच्छता की मशाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलाई, जिसको और तेजी से बढ़ाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई यानी नमस्ते योजना की शुरुआत 2023 में की थी, जिसका उद्देश्य सीवर सेप्टिक टैंक कर्मचारियों को सुरक्षित तरीके से और मशीनों के प्रयोग के साथ सफाई के लिए प्रशिक्षित करना है। इस योजना के तहत देश भर में अगस्त 2025 तक 84,902 सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों को मान्यता दी गई है। वहीं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सहयोग से वेस्पिकर एन्यूमरेशन ऐप लॉन्च किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून 2025 के अवसर पर 2.5 लाख कचरा बीनने वालों की प्रोफाइल बनाने के लिए वेस्पिकर एन्यूमरेशन ऐप लॉन्च की गई थी, जिससे कचरा उठाने वालों के जीवन में काफी बदलाव आया। नमस्ते योजना के अंतर्गत सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के जल्द समाधान के लिए भी काम किया जा रहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेप्टिक टैंक कर्मचारियों को 45,871 व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट और आपातकालीन स्वच्छता कर्मचारियों के लिए 354 सुरक्षा उपकरण किट वितरित की गई है। सेप्टिक टैंक्स की सफाई करते समय कर्मचारियों को खतरनाक कचरे और जहरीली गैसों और जान के जोखिमों का सामना करना पड़ता है। इससे अक्सर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं, यहां तक कि जान भी जा सकती है। नमस्ते योजना में खतरनाक जगहों पर सफाई के लिए सफाई कर्मी मशीनों के प्रयोग से खतरों से निपटते हैं। असम के तेजपुर में सैन्य चौकी पर 108 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जो इस क्षेत्र में सबसे ऊंचा ध्वज है। इस गौरवपूर्ण अवसर पर गजराज कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह एवीएसएम वाईएसएम उपस्थित रहे। उन्होंने सैनिकों, स्कूली छात्रों और एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए अनुशासन, सेवा भाव और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के महत्व के बारे में बताया। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने युवाओं को बड़े सपने देखने और एक सशक्त एवं सक्षम भारत के निर्माण की दिशा में प्रेरित किया। यह ऐतिहासिक आयोजन न केवल देशभक्ति की भावना को प्रबल करता है, बल्कि असम में एक जीवंत राष्ट्रीय समुदाय के निर्माण की अटूट भावना को भी दर्शाता है। राजधानी दिल्ली के सराय काले खां इलाके में जहां कभी लैंडफिल साइट हुआ करती थी, वहां आज दिल्ली सरकार ने हरा भरा इको स्पॉट बना दिया है। दिल्ली सरकार की वेस्ट टू वेल्थ पहल के तहत यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पर बांस पर आधारित बासेरा पार्क बनाया गया है, जहां सिर्फ हवा में सरसराहट करते हुए बांस के पेड़ों की आवाज है। साफ और स्वच्छ हवा है और शहर की भागदौड़ से दूर सुकून की एक नई दुनिया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानते हैं और क्या क्या खासियतें हैं बासेरा पार्क की। बांस, जिससे अब तक आपने झोपड़ियां, घर और सजावटी सामान तैयार होते ही देखा होगा, या फिर बांस से बने फर्नीचर के बारे में ही आप जानते होंगे, लेकिन अब देश के दिल दिल्ली में बांस का एक पूरा जंगल बसाया गया है। राजधानी में बांस की थीम पर इस पार्क को तैयार किया गया है, जिसका नाम है बासेरा। दुनिया भर में ऐसे तो कई तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा पौधा है जो धरती पर सबसे ज़्यादा तेजी से उगने के लिए जाना जाता है। चीन के बाद भारत दुनिया में सबसे बड़ा बांस उत्पादक देश है। हिंदुस्तान के अंदर बांस की तकरीबन 136 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। राजधानी दिल्ली के सराय काले खां इलाके में यमुना नदी के किनारे पर एक बैम्बू थीम बनाया गया है। दिल्ली सरकार ने इस पार्क को बासेरा पार्क नाम दिया है, जो आज राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए एक नया बसेरा साबित हो रहा है।
यमुना नदी के किनारे तैयार ये बांस का एक जंगल है। यहाँ हर चीज बांस की मदद से ही तैयार की गई है। शहर की दौड़भाग भरी जिंदगी और शोरगुल के बीच सुकून के कुछ पल और शांत वातावरण में खुद को फिर से तरोताजा करने का मौका इस थीम पार्क में आपको मिलेगा। हम यहाँ पे 30 साल से रह रहे हैं। उससे पहले यहाँ पे पूरा झुग्गी झोपड़ी और कूड़े का मैदान था। फिर सरकार ने इसमें काफ़ी अच्छा काम किया, जिसमें मेन श्रेय जो है वो दिल्ली के एलजी को जाता है। दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा डेवलप किया है और अच्छा कर ही रहे वो काम, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। दिल्ली के सराय काले खां इलाके में तकरीबन 15 हेक्टेयर में बना ये थीम पार्क दिल्ली का ही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर का इकलौता बांस की थीम पर बना पार्क है, जिसमें लगभग 25 प्रजातियों के करीब 30,000 बांस लगाए गए हैं। पार्क के बाहर चहारदीवारी हो या फिर पार्क के अंदर साज और सज्जा का साजो सामान, सब कुछ बांस से ही बनाया गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हर हफ्ते यहाँ पर आऊँ अपनी फैमिली को लेकर के। मुझे बहुत अच्छा सुकून, ये पानी का व्यू, अच्छा फुहारा, साउंड बहुत अच्छे लगे। परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सब फैमिली के लिए आए, घूमे, अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बहुत अच्छी पार्क बनाई। बांसेरा पार्क के अंदरूनी हिस्से की बात करें तो इसमें कुल 3 जोन देखने को मिलते हैं। एक पूरा हिस्सा बांसों के लिए डेडिकेटेड किया गया है। बांस के इस बगीचे में आप प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ हजारों प्रकार के फूलों के बीच सड़कें, बेंच और एक घास का विशाल मैदान भी बनाया गया है। पार्क के अंदर का सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव स्पॉट है यहाँ पर बना चांद के आकार का प्रतीक, जहाँ से हुमायूं के मकबरे का खूबसूरत नजारा दिखता है। साथ ही चांद की प्रतिकृति के पास बैठकर शांतिपूर्ण माहौल का आनंद भी लिया जा सकता है। पार्क के अंदर एक लेक व्यू भी बनाया गया है, जहाँ म्यूजिकल फाउंटेन लगाया गया है। किसी समय में दिल्ली का डंपिंग ग्राउंड आज बांसेरा पार्क की तरह डेवलप किया गया है, जहां आप आकर न सिर्फ हरियाली देखेंगे, 30,000 बांस के पौधे देखेंगे, बल्कि अगर शाम को यहां पर फाउंटेन पर लाइट एंड साउंड का भी परिवार के साथ आनंद ले सकते हैं। बांसेरा का मतलब है बांस का बसेरा और इसके मुताबिक ही पार्क में बैठने के लिए बांस की झोपड़ियां हैं, तो बच्चों के लिए झूले भी। हाथी और शेर की मूर्तियां भी बांसेरा पार्क की खूबसूरती को अद्वितीय बनाती हैं। पार्क के अंदर बांस से बना एक फूड कोर्ट भी है। परफेक्ट टूरिस्ट प्लेस है, पिकनिक स्पॉट्स है और उसी के अंतर्गत ये हमारा एक कैफे डेवलप हुआ है जो बैम्बू थीम बेसिस पे आधारित है, जहां हम मल्टी क्यूजिन फूड सर्व करते हैं। हर साल वायु प्रदूषण की मार झेलने वाली राजधानी दिल्ली के लिए बांसेरा किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि किसी भी दूसरे पेड़ के मुकाबले बांस 30% अधिक ऑक्सीजन उत्सर्जन करता है। ऐसे में दिल्ली वालों के लिए परिवार के साथ शांति और सुकून के पल बिताने के लिए बांसेरा आज एक नया बसेरा साबित हो रहा है। जहां कभी लाखों टन कचरा, मलबा और अतिक्रमण था, वहां अब तकरीबन 30,000 बांस के पेड़ 30 फीट से भी ऊंचे खड़े हैं। बांसेरा पार्क को दिल्ली सरकार की वेस्ट टू वेल्थ पहल के तहत बनाया गया है। दिल्ली में यमुना किनारे नेचर, खूबसूरती और सुकून का मुकम्मल पैकेज है बांसेरा पार्क। तो अगर आप भी प्राकृतिक सैर और परिवार के साथ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं, तो आपको भी दिल्ली के बांसेरा पार्क का रुख जरूर करना चाहिए। कैमरामैन प्रवीण शर्मा के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अब अपने सारथी ऐप में यूपीआई भुगतान के एकीकरण के लिए भीम वेगा को शामिल किया है। डीएमआरसी ने एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी में दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप के अंतर्गत डीएमआरसी पे पॉवर्ड बाय भीम लॉन्च किया है। यह सुविधा यात्रियों को एक क्लिक से तेज और सुरक्षित टिकट खरीदारी करने की सुविधा देगी, जिससे बाहरी भुगतान गेटवे की आवश्यकता समाप्त होगी। ये एक डिजिटल सुविधा और कैशलेस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भीम वेगा के साथ डीएमआरसी का एकीकरण यात्रियों को यूपीआई आईडी पंजीकृत करने, बैंक खातों या रुपए कार्ड को लिंक करने और डीएमआरसी ऐप के भीतर सहज भुगतान करने की सुविधा देता है। इस संबंध में डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने कहा कि दिल्ली मेट्रो डिजिटल नवाचार में निरंतर अग्रणी रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने गुरुवार को राजधानी नई दिल्ली में 2 दिवसीय नेशनल वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत स्वास्थ्य अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में विश्व स्तर पर नए मानक स्थापित कर रहा है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि देश के वीआरडीएलएस लैब
देश की सुरक्षा के प्रहरी की तरह खड़े हैं और समय समय पर महामारी और संक्रमणों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस मौके पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने इन विट्रो डायग्नोस्टिक वैलिडेशन पोर्टल और वैलिडेशन प्रोटोकॉल्स का भी शुभारंभ किया। ये पोर्टल प्रक्रियाओं को तेज, पारदर्शी और उद्योग हितैषी बनाएगा। एक नया पोर्टल भी लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी आएगी और बहुत ही इंडस्ट्री फ्रेंडली ये पोर्टल है, क्योंकि जो भी हमारे नए एप्लीकेशंस हैं वो आसानी से, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो नए डायग्नोस्टिक किट्स बना रहे हैं, वो आसानी से इस पोर्टल पे अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं और उसके प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। इस उद्देश्य से ये पोर्टल लॉन्च किया गया है और इसके साथ ही सिडेस्को, ICMR ये एक साथ कोलैबोरेट करके, काम करके, जो हमारे नए डायग्नोस्टिक किट्स के लिए स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल का अभाव था, उन स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स को भी डेवलप किया है। दिल्ली स्थित इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर ने भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की याद में उन पर 5वां मेमोरियल लेक्चर आयोजित किया। भारत रत्न डॉक्टर कलाम पर व्याख्यान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने मंत्रालय द्वारा बनाई गई इनोवेटिव नीतियों का उदाहरण देते हुए कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम ने हमेशा साइंस और टेक्नोलॉजी पर जोर दिया था। विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत उनके सपने थे। तो खेती जो है इसमें पानी जैसा चाहिए, वैसे खेती में विशेष रूप से टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। अब्दुल कलाम साहब का महत्व ये था कि वो ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान को जानते थे। देखिए, जो विजन अब्दुल कलाम साहब ने कही, आखिर विश्व गुरु अगर भारत को बनना है तो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, साइंस यही बनाएगा। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। यही अब्दुल कलाम साहब कहते थे और लगातार इस बात का जिक्र करते थे कि ये सब टेक्नोलॉजी जो है इसमें रिसर्च करो, टेक्नोलॉजी को ओपन करो, रिसर्च सबने करना चाहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की याद में इस मेमोरियल लेक्चर की शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति कलाम के प्रेस सेक्रेटरी रहे SM खान ने की थी। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के प्रेसिडेंट सलमान खुर्शीद ने कहा कि यह सेंटर हमेशा भारतीयों को जोड़ने का काम करता है। As the Minister for Highways, Minister for Road Transport, I thought of you as an example of building roads. How people get connected with roads has been your vision in life. But roads always lead to a destination. We are here in the Islamic Center in that very process of building roads, of building paths of connectivity and reaching a destination. One very unique which set him apart was that's why he started his career as a space scientist, then went on to become a missile scientist, and so then a nuclear scientist. So it is very difficult to find this kind of combination in the entire world. But beyond science and technology, sir, Dr. Kalam touched every Indian heart. What set him apart was that he, as president, opened the gates of Rashtrapati Bhavan to the public. He was the teacher who believed that dreams transform into thoughts and thoughts into actions. Sir, he was the visionary who gave us the idea Vision 2020, a roadmap for developed and self-reliant India. IIM अहमदाबाद के दुबई परिसर का उद्घाटन दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं, और संयुक्त अरब अमीरात के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर अब्दुल रहमान अल अवार भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के दुबई परिसर के उद्घाटन और अमीरात में भारतीय विश्वविद्यालयों और स्कूलों की बढ़ती उपस्थिति के साथ भारत और UAE ने शैक्षिक सहयोग के एक नए चरण में प्रवेश किया है। Royal Highness President of UAE requested Prime Minister Modi to open a prestigious IIT at Abu Dhabi. We decided to open
Delhi IIT at Abu Dhabi. It is running since last 2 years. And after that, the ruler of Dubai requested for a campus of IIM Ahmedabad in Dubai. Prime Minister Narendra Modi ji accepted their suggestion and approved to open a IIM in Dubai. Today is the day. भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 14 चल रहा है। मेघालय के उमरोई में 1 सितंबर से चल रहा है ये संयुक्त प्रशिक्षण नोड 14 सितंबर 2025 तक चलेगा। 2006 में शुरू हुए इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना के बीच संचालन क्षमता, आपसी समझ और आतंकवाद रोधी क्षमताओं में सुधार करना है। अभ्यास में युद्ध प्रशिक्षण, बंधकों के बचाव और जंगल में जीवित रहने का प्रशिक्षण शामिल है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसमें भारतीय सेना की मद्रास रेजिमेंट की 1 बटालियन और थाईलैंड की प्रथम इन्फेंट्री बटालियन के 53 जवान शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गहरी दोस्ती एक बार फिर से चर्चा में है। भारत में नियुक्त होने वाले अगले अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने ट्रंप मोदी संबंधों पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सर्जियो गोर ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गहरी मित्रता है। गोर ने कहा कि जब भी ट्रंप किसी देश की आलोचना करते हैं तो वहां के नेता को भी निशाना बनाते हैं। अमेरिकी राजनयिक ने कहा कि भारत के मामले में जब भी उन्होंने आलोचना की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करना कभी नहीं छोड़ा। बांग्लादेश के ढाका विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में इस्लामी छात्र संगठन आईसीएस ने बड़ी जीत हासिल की है। जमात ए इस्लामी की छात्र शाखा इस्लामी छात्र शिविर द्वारा समर्थित पैनल ने ढाका विश्वविद्यालय केंद्रीय छात्र संघ चुनावों में निर्णायक जीत हासिल की है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक शिविर के समर्थन वाले उम्मीदवारों ने चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। उपाध्यक्ष पद पर अबू सादिक कायम, महासचिव पद पर एसएम फरहाद और सहायक महासचिव पद पर मोइनुद्दीन खान ने बहुत ज्यादा वोट से जीत हासिल की, लेकिन विरोधी दलों खासकर बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी के छात्र संगठन और स्वतंत्र उम्मीदवारों ने चुनाव के नतीजों को बेशर्म धांधली बताया और प्रशासन पर शिविर के पक्ष में झुकाव का आरोप लगाया। इन नतीजों ने देश के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में इस्लामी छात्र राजनीति के बढ़ते प्रभाव पर बहस शुरू कर दी है। विशेषज्ञ इसे बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि ढाका विश्वविद्यालय हमेशा से प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष छात्र संगठनों का केंद्र रहा है। शिविर के उम्मीदवारों की जीत दिखाती है कि विश्वविद्यालय का माहौल में बदलाव आ रहा है और इस्लामी छात्र राजनीति का प्रभाव बढ़ रहा है। सालों बाद हुए इन चुनावों को लेकर किसी भी तरह की हिंसा या परेशानी ना हो, इसलिए कड़ी नजर रखी जा रही है। पर्यवेक्षक कहते हैं कि बांग्लादेश के इतिहास में ढाका विश्वविद्यालय ने देश के नेताओं और राजनीतिक आंदोलनों को बनने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए इन चुनावों के नतीजे सिर्फ विश्वविद्यालय तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। काठमांडू घाटी के काठमांडू, भक्तपुर और ललितपुर जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है, जो 12 सितंबर की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसी तरह चीन सीमा से लगे वासभा जिले में भी आज शाम 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू है। स्थानीय प्रशासन अधिनियम 2028 के तहत जारी आदेश के दौरान सभाएं, रैलियां और आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उधर विभिन्न छात्र संगठनों के पूर्व अध्यक्षों ने संसद में नई सरकार बनाने और चुनाव के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने की मांग की है। छात्र नेताओं का कहना है कि संविधान की रक्षा और युवाओं की मांगें पूरी करने का रास्ता सिर्फ राजनीतिक संवाद और आम सहमति से ही निकल सकता है। नेपाल में चल रहे जेनजी आंदोलन के दौरान अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है और 11,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा है कि वो संवैधानिक दायरे में रहकर जल्द से जल्द समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद कई संगठनों ने राष्ट्रपति से आंदोलन का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की अपील की है।
सीपीएन, यूएमएल और अन्य राजनीतिक दलों ने भी लोकतांत्रिक तरीके से समाधान की मांग की है। काठमांडू के साथ साथ कई अन्य शहरों में भी कर्फ्यू लगा हुआ है। काठमांडू घाटी में 12 सितंबर की सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। कोशी प्रांत के मोरंग नगर पालिका भारत सीमा के पास बागमती नदी के चितवन में शाम 7 बजे तक निषेधाज्ञा जारी की गई है। इसके अलावा रूपनदेही में कर्फ्यू आज शाम 7 बजे तक बढ़ा दिया गया। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा फिलहाल फिर से खुल गया है और यात्रियों को तमाम सुरक्षा के साथ वहां पहुंचाया जा रहा है। सप्तरी जेल से 192 कैदियों को भागने से रोका गया, जबकि रामेछाप में 2 की मौत हो गई। प्रदर्शनकारी युवा बातचीत के लिए अपने प्रतिनिधि को चुन रहे हैं और सड़कों की सफाई में भी भाग ले रहे हैं। हाल के दिनों में मोटापा भारत के लिए एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 तक भारत की कुल जनसंख्या में से करीब 2 करोड़ 70 लाख बच्चे मोटापे की समस्या से पीड़ित होंगे। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 9.4% बच्चे मोटापे से ग्रसित हैं, जिनकी संख्या 180 मिलियन है। ये आंकड़ा साल 2000 में काफी, आपको बता दें कि 3% था, मतलब ज्यादा नहीं था, जो अब काफी बढ़ गया है। वहीं दुनिया भर में 9.2% बच्चे अंडरवेट हैं। कई देशों में बच्चे कुपोषण और मोटापे दोनों से जूझ रहे हैं। 5 से 19 साल के बच्चों में मोटापे की बीमारी बढ़ रही है। अमेरिका में 21% बच्चे मोटापे से ग्रसित हैं, जबकि भारत, साउथ एशिया में भी यह अंतर कम हो रहा है। 2 बार की एशियाई चैंपियन पूजा रानी और विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप अस्ताना की स्वर्ण पदक विजेता जैस्मीन लंबोरिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 और पदक सुनिश्चित किए। महिलाओं के 80 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पूजा रानी ने पोलैंड की एमिलिया क्रोस्टर्स्का को कड़े मुकाबले में 3-2 से हराया। वहीं जैस्मीन ने उज्बेकिस्तान की अंडर 22 एशिया चैंपियनशिप मामाजोनोवा खोमुराबानो को 5-0 से पराजित किया। महिलाओं के 57 किलोग्राम सेमीफाइनल में जगह बनाई। इससे पहले अस्ताना विश्व मुक्केबाजी कप की स्वर्ण पदक विजेता नुपुर ने बुधवार को लिवरपूल में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक पक्का किया। नुपुर ने महिलाओं के 80+ किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की ओल्टिनोय सोतिम्बोएवा को 4-1 से हराया। भारतीय हॉकी टीम के चमकते सितारे, जिसने एशिया कप जीतकर करोड़ों दिलों को गर्व से भर दिया, पंजाब की मिट्टी से निकला ये लाल अपने स्ट्रिक और स्ट्राइक से विपक्षियों को चौंका देता है। फॉरवर्ड लाइन में उनकी मौजूदगी किसी भी डिफेंस के लिए चुनौती बन जाती है। तगड़े ड्रिबलिंग, तेज स्पीड और घातक फिनिशिंग, यही है सुखजीत सिंह के असली हथियार। सुखजीत सिर्फ गोल ही नहीं, बल्कि जज्बा और जुनून भी टीम को उपहार में देते हैं। भारतीय हॉकी टीम के इस सितारे खिलाड़ी से खास बातचीत की डीडी न्यूज संवाददाता संदीप भट्ट ने। हॉकी एशिया कप जीतने के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एक नई इबारत लिखी है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विजेता टीम के सुखजीत। उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई, और पूरी जर्नी जो एशिया कप का है कैसा रहा? थैंक यू सो मच सर। पूरे एशिया कप का जो हमारा जर्नी था बहुत ही अच्छा था, और एज ए टीम जो हम मेडल लेकर आए हैं, क्योंकि एक वर्ल्ड कप क्वालिफाई राउंड था हमारे लिए और एशिया कप इंडिया में होस्ट हो रहा था, तो हमें यही था कि हम एज ए टीम अच्छा परफॉर्म करें और मेडल लेकर आएँ। चाइना के साथ जो 7-0 का जो मैच हुआ, बड़ा रोमांचक मुकाबला था, उसके लिए क्या पहले से कुछ तैयारी थी या क्या स्ट्रेटेजी थी उसकी? तैयारी तो सर मैच बाय हर एक उससे होती है, जैसे कोरिया के साथ, चाइना के साथ, ऐसे ही हमारा चाइना के साथ पहले जो चाइना के अच्छे टीम प्लेयर हैं उन पर हमने एज ए टीम वर्क किया था, तो एज ए टीम पूरी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो जो हम चाइना से हम 7-0 से हम जीते हैं। फाइनल मुकाबला जीतने के बाद अब हॉकी टीम इंडिया ने जो है वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर दिया है। इस जीत के बाद जो है हॉकी का भविष्य जो है वो कैसा देखते हैं आप? उससे मनोबल बढ़ा होगा टीम का, क्या कहेंगे? बिल्कुल, सभी ने अपने हमारे को मैसेज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई राउंड था, तो
तो सभी को अच्छा फील हो रहा है और हमें यही है कि जितने भी हो सकें स्पोर्ट्स में आए और अपने देश का नाम रोशन करें। आपके फादर भी हॉकी प्लेयर रहे हैं, तो इस जीत के बाद जो है उनसे बातचीत हुई, क्या घर वालों का क्या रिस्पॉन्स? मेरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश है और एक मेडल लेकर आना एशिया कप में हर एक किसी का ड्रीम होता है। ऐसे मेरा और मेरे पेरेंट्स ने, हम जब उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स में डाला था, उनका भी एक ड्रीम था कि एक अच्छे लेवल पर ये खेले और मेडल लेकर आए देश के लिए, और बहुत खुश हैं वो मेडल लेकर आए हूँ। विश्व कप और ओलंपिक के लिए अब किस तरह से तैयारियां ये शुरू हो चुकी हैं, या क्या कुछ नया अब जो ट्रेनिंग कैंप में होगा, किस तरह की तैयारी? अभी तो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वर्ल्ड कप है, तो हम एज ए टीम तैयारी करेंगे वर्ल्ड कप की, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अभी वर्ल्ड कप है। सुखजीत का कहना है कि आने वाले जो वर्ल्ड कप है और ओलंपिक है उसके लिए हम और भी अधिक तैयारी करेंगे और हॉकी को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने में अपनी पूरी जी जान लगा देंगे। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ मैं संदीप भट्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली में चल रहे राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप के 5वें दिन शानदार स्पर्धा देखने को मिली। पुरुष एकल वर्ग में कड़े मुकाबले के बीच जी साथियान ने खिताब पर कब्जा जमाया। उन्होंने अंकुर को 4-1 के अंतर से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। वहीं महिला वर्ग में दिया चिटले ने सुतीर्था मुखर्जी को 4-0 के अंतर से हराकर ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। इस मौके पर मौजूद केंद्रीय मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और दिल्ली के गृह मंत्री परवेश वर्मा ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। दिल्ली में चल रहे राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप के 5वें दिन शानदार स्पर्धा देखने को मिली। पुरुष एकल वर्ग में कड़े मुकाबले के बीच जी साथियान ने खिताब पर कब्जा जमाया। उन्होंने अंकुर को 4-1 के अंतर से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। वहीं महिला वर्ग में दिया चितले ने सुतीर्था मुखर्जी को 4-0 के अंतर से हराकर ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। इस मौके पर मौजूद दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और दिल्ली के गृह मंत्री परवेश वर्मा ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। बहुत अच्छा लगा कि हिस्टोरिकल है ये नेशनल चैंपियनशिप जो दिल्ली में हुई। पहले तो हमें खुशी है कि दिल्ली में ऐसी चैंपियनशिप हुई है, और उससे भी ज़्यादा खुशी है कि बहुत बड़े स्तर पर 3000 पार्टिसिपेंट्स ने, प्लेयर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और टेबल टेनिस पिछले 5-6 सालों में इतनी दुनिया भर में पॉपुलर हुई। हमारे देश के अंदर जो कीर्तिमान स्थापित किए गए वो हिस्टोरिकल हैं, और उसका कारण टेबल टेनिस एसोसिएशन है। और टेबल टेनिस एसोसिएशन ने पिछले 8-10 साल में वो काम किया है जो छोटे बच्चों को तैयार करके और इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ तक भेजने का जो काम किया, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। मुझे लगता है दिल्ली में आज की जो ये नेशनल चैंपियनशिप है, इसमें से भी आने वाले समय में ऐसे बच्चे निकल कर आएंगे जो देश को दुनिया में रिप्रेजेंट करेंगे। हमारी सरकार, दिल्ली सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि खेल प्रमोशन के लिए सरकार सबसे आगे रहेगी। जो भी हमारे खिलाड़ी होंगे उनकी जो प्राइज़ मनी होगी उसको भी आज हमने देश में हाईएस्ट कर दिया है। तो मैं MP सिंह जी को, मैं हमारे भाई गुरप्रीत सिंह जी को, दुष्यंत चौटाला जी को, सभी को धन्यवाद करता हूँ कि इतना बड़ा उन्होंने टूर्नामेंट यहाँ पे आयोजित किया। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों ने जीत की खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट देश में टेबल टेनिस के स्तर को ऊंचा उठाने में मदद करते हैं। टेबल टेनिस एक एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है लास्ट फ्यू इयर्स में। हम इंटरनेशनल इवेंट्स में मेडल जीतने लगे। जापान, कोरिया, चाइना जैसा देश के टक्कर देने लगे हैं। और आप यंगस्टर्स को देखिए यहाँ पे जो अंकुर अभी काफ़ी अपकमिंग यंगस्टर है, उसके साथ बहुत अच्छा मैच हुआ। बहुत खुश हूँ मैं जीता है, लेकिन मैं ये भी खुश हूँ कि ऐसे यंगस्टर्स इंडियन टेबल टेनिस को डेफिनेटली आगे पहुँचाएंगे। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं सिर्फ वही ट्राई कर रही थी कि एवरी मैच में मेरा बेस्ट दूँ और एवरी पॉइंट के लिए। एक लंबे अंतराल के बाद आयोजित हुए राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप में लगभग 3000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जो कि एक रिकॉर्ड संख्या है। निश्चित तौर पर ये भागीदारी खेल के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम की ओर इशारा करती है। करीब 15 साल बाद आयोजित हुए दूसरे नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन सामने आया। इस मंच पर जी साथियान और दिया चिताले जैसे खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन सामने आया, तो वहीं युवा खिलाड़ियों के लिए भी ये मंच शानदार साबित हुआ। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली।
बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुट गई हैं। राजद ने महिला वोटर के अपने पाले में उन्हें करने के लिए बड़ी चाल चली है। पार्टी की ओर से घोषित माई बहन योजना का लोगों से फॉर्म भरवाया जा रहा है। हालांकि बड़ी बात यह है कि राजद ना ही सरकार में है और ना ही माई बहन योजना अभी तक उसके घोषणा पत्र में शामिल है। इस खबर के साथ हमें दीजिए अनुमति, आप ये खबर देखिए। नमस्कार। बिहार में विधानसभा चुनाव में जीत के लिए विपक्ष पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली। उन्होंने राज्य में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटने को लेकर कई दावे किए। बड़ी बात ये कि उनके सारे दावों की पोल चुनाव आयोग ने खोली। अब राजद ने नया अभियान शुरू किया है। राज्य में कई जगह पार्टी की ओर से घोषित माई बहन योजना के लिए लोगों से फॉर्म भरवाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा ही फॉर्म भरवाने का काम कांग्रेस ने भी शुरू किया था। माई बहन मान योजना का फॉर्म हम लोग भरवा रहे हैं। साथ ही साथ युवाओं को नौकरी मिले, इसके लिए युवा संवाद का फॉर्म हम लोग भरवा रहे हैं और सरकार बनने पे ये योजना जो है हम लोग लागू करेंगे। राजद की फॉर्म भरवाने वाली राजनीति पर एनडीए ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने इसे धोखाधड़ी और ठगैती बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के बारे में निजी जानकारी लेना और उसे संग्रह करना कानूनी रूप से अपराध है। जबकि एलजेपी की सांसद शंभवी चौधरी ने कहा कि मां बहनों का सम्मान राजद कितना करती है ये सभी जानते हैं। माताओं और बहनों का वोट केवल एनडीए को ही जाएगा। दूसरी तरफ कितनी ठगैती और कितनी झांसेबाजी है। ये जो माई बहन योजना है उसके लिए भी फॉर्म भरवाया जा रहा है। हम लोग तो हर जगह महिलाओं को सतर्क कर रहे हैं कि ये बिल्कुल झांसेबाजी है। राजद की सरकार है और जो कांग्रेस पार्टी है वो माँ बहन का कितना सम्मान करती है वो तो हम सब ने देखा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की माँ को सार्वजनिक राजनीतिक मंच से गाली दिया गया, हमको नहीं लगता कि पक्ष के नेता को कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है कि माँ बहन की कितने सम्मान ये करते हैं। उसके बाद आप देखिए कि माँ बहन का अगर इतना सम्मान करते तो जब उनकी सरकार थी तो माँ बहन की क्या हालत थी। तेजस्वी यादव फिर से एक फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। कोई माई बहन योजना आधिकारिक योजना इनकी नहीं है और मैं बिहार के माताओं बहनों से अपील करता हूँ कि कोई अपना व्यक्तिगत डाटा इन राजद के गुंडों को मत दे। माता बहन का कितना अपनी सम्मान करते हैं, बिहार इससे वाकिफ है। बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर राजद की ओर से इस योजना की घोषणा की गई थी। माई बहन योजना के बाद राज्य की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया गया है। हालांकि राजद का फॉर्म भरवाना महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक मदद से ज्यादा राजनीतिक एजेंडा लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।